नमस्कार हमारे शब्द रंग के दोस्तों। हिंदी पखवाड़े के अवसर पर मैं आपको मिला रहा हूँ हिंदी जनदूत से। हिंदी जनदूत क्यों? क्योंकि इनको हिंदी जनदूत का सम्मान मिला है। और दूसरी बात जो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसी भी सम्मान से बड़े व्यक्तित्व हैं ये। और जब हिंदी की बात होगी तो हमेशा हमारे मित्र को याद किया जाएगा। अभी आपके सामने स्क्रीन पर नहीं आए हैं, मैं बहुत शीघ्र उनको स्क्रीन पर ले आऊँगा, तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि जिनके नाम के बगैर हिंदी की चर्चा अधूरी है। राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हो, और चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी हम बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ से लेके विभिन्न देशों में, और हिंदी के पक्ष में आंदोलन के लिए ये ट्यूनीशिया में गिरफ्तार हुए, इंडोनेशिया में गिरफ्तार हुए, और रिसेंटली नेपाल में भी आपको क्रोजन जो है भोगना पड़ा। लेकिन इन सब के बाद भी अडिग हैं अपनी डगर पर, अपनी लाठी, अपनी कमरी लेकर चलने वाले हमारे भाई दीपक मिश्रा जी का आप लोग स्वागत करिए। धन्यवाद धन्यवाद। तो दीपक जी वैसे तो लोहियावादी चिंतक हैं, और अगर राजनीति से एफिलिएशन जोड़ें, हालांकि बहुत ज़्यादा जोड़ा नहीं जा सकता, इस तरह का व्यक्तित्व किसी भी राजनीतिक धरातल से ऊंचा होता है। तो जिस तरह के व्यक्तित्व हैं हमारे दीपक मिश्रा जी, लेकिन ख़ास बात तो ये है कि कहीं न कहीं से लोहियावादी विचारक होने के कारण ये कहीं न कहीं से सपा के मार्गदर्शक भी हैं और लोहियावादी विचारक हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोहिया जी का हिंदी के प्रति प्रेम से हम लोग बात करें, और इस पॉडकास्ट को हम लोग कोई राजनीतिक बात किए बगैर हम लोग हिंदुस्तान के माथे की बिंदी हिंदी पे ही चर्चा करेंगे। देखिए, मैं तो दीपक हूँ जी। आप हिंदी का दीपक कह सकते हैं, भारतीय संस्कृत का दीपक कह सकते हैं जी। लेकिन हम जैसे करोड़ों दीपकों को मार्ग दिखाने वाले एक नाम हमारी भारतीय साहित्य जगत के सूर्य, स्वनाम धन्य यथा नाम तथा गुण, रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि हमारे जैसे, यानी दिनकर जी जैसे, आप कल्पना करिए दिनकर के विराट व्यक्तित्व का, रामधारी सिंह दिनकर जी जैसे हजारों साहित्यकार, हिंदी सेवी, हिंदी जन जितना हिंदी को सशक्त नहीं कर सके, उतना अकेले राम मनोहर लोहिया ने किया है। ये दिनकर की है। दिनकर राम मनोहर लोहिया जी के समवय भी थे, समकालीन भी थे, और दिनकर ने ही लिखा है डॉक्टर लोहिया की सांस्कृतिक उपनिवेशवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाइयों को दृष्टिगत करते हुए कि एक ही वीर रहा सीना तान है, लोहिया महान है। क्या बात। क्यों लिखा? क्योंकि वो देख रहे थे कि भारतीय भाषाओं को, भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को और इसकी प्रतिनिधि हिंदी को सशक्त करने के लिए डॉक्टर लोहिया, आपको याद होगा डॉक्टर लोहिया के ही मार्गदर्शन में एक आंदोलन चला था, जिसमें जो भी पट होते थे, साइन बोर्ड, अंग्रेजी में उसको मिटाया जाता था जी। और दूसरा, उन्होंने कहा कि भारत की गुलामी के जितने भी ध्वंसावशेष है, जिसमें से अंग्रेजी भी है, उसको हटाना चाहिए। वो अंग्रेजी के खिलाफ नहीं थे, मैं पहले स्पष्ट कर दूं, डॉक्टर लोहिया अंग्रेजी के खिलाफ नहीं थे, लेकिन हाँ, अंग्रेजी जहां सामंती भाषा का रूप लेकर आम जन का शोषण करती थी, वहां वो अंग्रेजी के खिलाफ थे। वो कहते थे कि लोकतंत्र लोक भाषा और लोक लाज से चलना चाहिए। दूसरी बात, और डॉक्टर लोहिया ने पीएचडी जर्मनी से की थी, बहुत अच्छी अंग्रेजी, उनकी कई किताबें अंग्रेजी में हैं, आप अंग्रेजी पढ़िए,
अंग्रेजी लिखिए, लेकिन अपने सार्वजनिक जीवन में अंग्रेजी की बजाय भारतीय भाषाओं को मजबूत कीजिए। वो हिंदी हो, वो तेलुगु हो, वो तमिल हो, और जो भी हमारी भारतीय भाषाएं हैं। और मज़े की बात आप बता दें कि जैसे भारत माता, जैसे हमारा एक शरीर है, शरीर के अंग हैं, जब हाथ सशक्त होगा तो पैर भी सशक्त होगा, आँख भी सशक्त होगी, और जब कमज़ोर होना होगा, क्षरण शुरू होगा, तो सबके क्षरण एक साथ होंगे। तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं सहोदरी भाषाएं हैं। जी जी। एक मजबूत होगा तो दूसरा अपने आप मजबूत होगा। एक इसीलिए डॉक्टर लोहिया कहा करते, इसीलिए डॉक्टर लोहिया तमिलनाडु जाते हैं तो वहाँ तमिलों से कहते हैं कि तुम तमिल में बात करो, तमिल को मजबूत करो और हिंदी से प्रेम करो। और हम लोगों को भी डॉक्टर लोहिया ने यही सिखाया। मतलब हम लोग तो डॉक्टर लोहिया के साथ काम करने के सौभाग्य से वंचित रहे, लेकिन मैं डॉक्टर लोहिया के कई निकटस्थ लोगों के साथ सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का, उनके संदर्शन का मौका मिला, जिसमें रवि राय जी हैं, इनकी स्वामी जयंती है, रिसांकी सिंह जो मणिपुर के मुख्यमंत्री रहे, और जॉर्ज फर्नांडीज साहब, छोटे लोहिया, जनेश्वर मिश्र जी, मुलायम सिंह जी, इन लोगों के साथ जितना मैंने काम किया, और तो मैंने ये पाया कि इनके संवादों से जो सीखा कि डॉक्टर लोहिया हिंदी और भारतीय भाषाओं के अनन्य समर्थक थे। वो कहते हैं ना कि न फनकार तुस्सा तेरे बाद आया, डॉक्टर लोहिया तो बहुत याद आया। याद करिए, एक नारे लगते थे सोशलिस्टों के जी, डॉक्टर लोहिया की अभिलाषा, चले देश में देसी भाषा। क्या बात है। तो एक मैं न चाहते हुए भी अपना एक दोहा सुना रहा हूँ, ख़ास तौर से जो हमारे दीपक जी ने बात की। ये हिंदी पखवाड़े में कई बार हो जाता है ये दोहा रिपीट, जी जी जी, लेकिन इस समय समसामयिक है, और ख़ास तौर से दीपक जी ने जो वक्तव्य दिया उस पे है कि सरस्वती की देह पर, अद्भुत, सरस्वती की देह पर हर भाषा है अंग, सरस्वती की देह पर हर भाषा है अंग, और हर बोली पर चोट से माही हुई अपंग, हर बोली पर चोट से माही हुई अपंग। तो हिंदी पखवाड़ा है, हिंदी दिवस मनाया जाएगा बहुत शीघ्र। तो अगर हम लोग ये कहें कि हम हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं, ये किसी भाषा के खिलाफ नहीं है, ये सभी भाषाओं के पक्ष में है। और चूँकि हिंदी एक बहुत बड़ी जनसंख्या की भाषा है, और न केवल हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में जो है बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में है। सूरीनाम से लेके, फिजी से लेके, मॉरिशस से लेके और नेपाल से लेके, और देवनागरी लिपि भी उस ढंग से आगे बढ़ रही है। तो हिंदी चूँकि आपकी मदर टंग है, लेकिन हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, सरकारी कामकाज देखिए, क्या आपको कहीं नहीं लगता कि हिंदी का जितना अहित इसके जो है तकनीकी अनुवाद ने किया, या जो ब्यूरोक्रेसी के काम आती है, वो जो है अनुवाद क्या अच्छा अनुवाद था? हमें तो नहीं लगता कि ये अनुवाद ठीक था। और इसी कारण से हिंदी जो है ऑफिसेस की लैंग्वेज में, ऑफिसेस की भाषा अभी भी नहीं बन पाई है, और कोर्ट की भाषा तो एकदम नहीं बन पाई। देखिए, दो चीज़ें हैं जी। अगर हिंदी में केंद्र सरकार जी काम नहीं कर रही है, तो वह सीधे अनुच्छेद 343 और 351 का खुला उल्लंघन है। जी, खुला उल्लंघन। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी सरकार जी, भले प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हों, तमाम वैचारिक मतभेद के बावजूद भी वह प्रधानमंत्री भारतीय गणराज्य के हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 का खुला उल्लंघन करते हैं। तो दूसरी चीजें ये है जी, क्यों नहीं इलाहाबाद के हाई कोर्ट में हिंदी में बात हो सकती है? काम किसके लिए हो रहा है? किसे न्याय देना है? उस गरीब को ना। जी, वकील साहब और जज साहब, ये दोनों
वह भाषा क्यों नहीं बोल रहे हैं जिस भाषा में न्याय देना है? जानते हैं क्यों? जी। ब्रिटानिया की हुकूमत की एक चलन है, गुलाम मानसिकता है। होता क्या है कि आप भाषा को एक शोषण का माध्यम बना लेते हैं। वकील जज अंग्रेजी में बोलता है कि सबूत लाओ, वकील अंग्रेजी में बोलता है कि सर सबूत नहीं दे पाएंगे या बाद में देंगे, और मुवक्किल को बताया जाता है कि जज साहब ने कहा है कि तुम्हारे पक्ष में फैसला होगा। मुवक्किल उस चुप में फंस जाता है। आप देखिए जैसे दवा है, लीजिए, हमारे डॉक्टर हिंदी में पर्चे क्यों नहीं लिख सकते? जैसे बीटाडीन में दवा हुई तो ब पे छोटी की मात्रा, ट पे आ की मात्रा, डी लिख दीजिए। अंग्रेजी में भी तो बी टी ए उतने ही अक्षर लगेंगे, स्याही नहीं खर्च होनी है। लेकिन ऐसा है कि हम लोगों ने अंग्रेजी को अपने सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स से जोड़ दिया। अब जैसे मैं सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स सब बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोल हिंदी में रहा हूँ। तो अब जहाँ तक अनुवाद की बात है, तो जरूरी है कि आप वैसे भी कोई भी व्याकरण हो उसमें आप देखिए प्रॉपर नाउन का कोई अनुवाद नहीं होता। अब आपका नाम आदरणीय राजेश है तो राजेश ही तो रहेगा, आपका हर अंग्रेजी भाषा में भी में। नाम राजेश ही होगा। अब वहाँ नाम आपका किंग ऑफ किंगडम नहीं हो जाएगा, जी बिल्कुल सही आपका बात नाम है। राजेश ही रहेगा। तो क्या है, होता क्या है कि हम लोगों ने अपनी संस्कृति, अपनी भाषा के प्रति एक उदासीन रवैया अपना लिया। जैसे आप नेपाल जाइए, मैं नेपाल गया जी। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे वाह, नेपाल जैसे बॉर्डर पार किया तो बड़ा प्रसन्न हुआ, मन एकदम प्रफुल्लित हो गया। अरे यहाँ तो हिंदी में है नंबर प्लेट गाड़ियों के। जी। पता चला कि हिंदी में नहीं है, नेपाली में है। उसकी जो लिपि है देवनागरी वो है। देवनागरी है। जी। देखिए हम अपने यहाँ क्यों नहीं कर सकते? और जो आपने कहा कि दुनिया में तो हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, मंदारिन और अंग्रेजी के बाद। और दुर्भाग्य यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में आज भी हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, और जिसके लिए आप जबकि प्रयास कर रहे हैं, लगातार आप मैं प्रयास कर रहे विद्यार्थी हैं। जीवन में था तो मैंने तो हम लोग कंपटीशन की तैयारियां करते थे। हालांकि मेरा लक्ष्य शुरू से अधिकारी बनना नहीं था। मुझे तो कुछ ऐसा बनना था कि बस एक फकीर जिसकी दुहाई लोग दे, जिसकी दास्तां हो, जिसकी कहानियां आपको हो। तो वैसा बनना था जैसा आप बन गए हैं। वो तो यस्य भावना यादृशी सिद्धिर्भवति तादृशी। तो खैर, तो मैं पढ़ रहा था तो उसमें देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं, जबकि उसमें हमारी आबादी दूसरी थी, अब तो पहली हो गई। जी। और हमारी भाषा हिंदी भी आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, 6 भाषाएं। तो सूची निकाला तो पता चला कि बाकी की 3 भाषाएं हिंदी से छोटी हैं। जी। सोचिए, मैं स्नातक का छात्र था, मैंने उस समय चंदा बटोरा साथियों से और पत्र लिखा यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी को। जी। कोफी अन्नान साहब थे। जवाब आया, अंग्रेजी में आया कि हम हिंदी में पत्र नहीं लिखते। अच्छा। यह बात मेरे हृदय को ठेस लगी। मैंने फिर लिखा और मुझे याद है कि अब तक मैं यूएनओ को कम से कम 2-2.5 हज़ार पत्र लिख चुका हूँ। लेकिन आज आपको बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि आज यूएनओ, ठीक है, आधिकारिक भाषा का दर्जा हमें नहीं प्राप्त हुआ। मेरे प्रधानमंत्री जी कुछ इसमें हल्के पड़े हमारे, नहीं तो आज हम आधिकारिक भाषा का दर्जा हमारी हिंदी को होता, हिंदी मुस्कुरा रही होती हमारी। लेकिन अब यूएनओ हम लोगों की लड़ाई दे कह लीजिए या जो भी कारण हो, अब यूएनओ सोशल मीडिया पे हिंदी में है। हम अगर हिंदी में पत्र यूएनओ को भेजते हैं तो अपना मोहर लगा के हिंदी में लिखे गए पत्र को संयुक्त राष्ट्र संघ स्वीकार करता है, भले उसका जवाब अंग्रेजी में या फ्रेंच में दे। तो मेरी यह मांग, और ये सब ये और हम, यह मांग मेरी नहीं है, यह भारत के राष्ट्र मन की मांग है कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ में आधिकारिक भाषा का दर्जा मिले, क्योंकि वैश्वीकरण का जमाना है। और दूसरा, भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने। जो देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, अपवाद स्वरूप अरब को छोड़कर, उनकी भाषाएं आधिकारिक भाषा की दर्जा प्राप्त है, जैसे रूस, जी, रशिया तो है। जबकि रशिया कितनी छोटी भाषा है हिंदी के मुकाबले, लेकिन फिर भी है। तो मुझे यह कहने में जरा भी गुरेज नहीं, ये सही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर हिंदी में बोला,
इसके लिए उन्हें साधुवाद। लेकिन यह साधुवाद कई गुणित होता, हृदय से होता, रोम रोम से होता, यदि हमारे प्रधानमंत्री हिंदी में तो बोलते ही बोलते, हिंदी के लिए भी बोलते। हमें उम्मीद थी, हमने पत्र भी उन्हें लिखा था और पत्र का जवाब भी आया था उनके कार्यालय से कि आपकी मांग बहुत अच्छी है और इस पर हम प्रयास करेंगे। तो मुझे उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा को संबोधित करते हुए हिंदी की बात करते, लेकिन वही हुआ कि हमने कितनी इल्तिजाएं की, हुजूर टस से मस हुए। और मजे की बात देखिए, वो उस गांधी के प्रांत से, गांधी तो खैर पूरे देश और पूरे दुनिया के हैं, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग सबसे पहले 1935 में की थी इंदौर से। देखिए, तो हिंदी का थोड़ा सा गांधी जी की बात आई तो मैं आपको कुरेद दूं ताकि आप जो है एक और अच्छी जानकारी दे दें हम लोग को। जो हिंदी भाषा के पक्ष में गांधी जी का प्रयास बहुत था और राजश्री टंडन जी का भी था, लेकिन दोनों एक दूसरे के विरोधी ध्रुव पे थे। देखिए, दो चीज़ें हैं जी, एक मिनट मेरा क्वेश्चन पूरा हो जाने दें। गांधी जी हिंदी को हिंदवी कह लें या जो भाषा हमारी बोलचाल की भाषा है उसी भाषा में को हिंदी मानते थे, उसी भाषा को वो आगे बढ़ाना चाहते थे। टंडन जी थोड़े शुद्धतावादी थे कि हिंदी में कहीं से कोई भी अशुद्ध चीज़ ना आने पाए, और जीते अल्टीमेटली राजश्री टंडन जी। और यही कारण है कि जो सरकारी भाषा जितना ज़्यादा शुद्ध है कि वो न जाने किस देश प्रदेश की भाषा लगती है, इसके ऊपर सर संयुक्त राष्ट्र में तो भाषा जो है हिंदी होनी चाहिए। इसके ऊपर हमारे चैनल की भी आवाज़ आपके साथ है, शुक्रिया। और प्रधानमंत्री जी आज नहीं कल सुनेंगे, सुनना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा। काज करेगा वही हिंद पे राज करेगा। तो बोलना तो सीख लिया है, काम करना भी सीखें भारत में भी, और संयुक्त राष्ट्र तक इस आंदोलन को पहुंचाएं। जो हम लोग के छोटे प्रयास है उसको बड़ा प्रयास कर दें वो। देखिए, दो चीजें हैं, जो भी इस हिंदुस्तान से प्यार करेगा, जी, जो भी माने जो भी माने जो भी, जी, चाहे जिस धर्म का हो, जिस विचारधारा का हो, जिस जाति का हो, जिस प्रांत का हो, जी, वह हिंदी और भारतीय भाषाओं का सशक्त प्रबल प्रतिबद्ध पैरोकार होगा। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब सिंगापुर में एग्जाइल सरकार आई उनकी, हम उसे एग्जाइल न कह के हम उसे कहे भारत की सरकार बनाई, जी, तो उसका राष्ट्रभाषा जानते हैं किसे चुना? हिंदी को ही चुने, हिंदी को चुना, जबकि वो बांग्ला भाषी थे। जी, और जन्म उनका उड़िया में हुआ था, फिर भी उन्होंने हिंदी को चुना। दूसरा आइए, लोकमान्य तिलक हिंदी के पैरोकार, भगत सिंह पंजाबी, कीर्ति में पंजाबी में लिखते थे, हिंदी के प्रबल पैरोकार। तो ये देखिए, वैचारिक मतभेद अपनी जगह, लेकिन कम से कम जो देश का सवाल हो, राष्ट्र का सवाल हो, उस पर आप कोई मतभेद होना ही नहीं चाहिए। भारत सशक्त हो, भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने और पूरी दुनिया में हमारा तिरंगा इतरा के लहराए, इस पे किसको मतभेद है? किसी को नहीं है। आपको कोई दिक्कत? क्या दिक्कत है? किसी साथी को कोई दिक्कत? और मैं ये भी कह रहा हूँ कि चंद लोग कहते हैं कि तमिल में हिंदी का विरोध है, गैर हिंदी भाषी हिंदी का विरोध करते हैं, वो गलत कहते हैं। मैंने पूरा तमिलनाडु भ्रमण किया, सम्मान जो मिला अद्भुत मिला। दक्षिण भारत प्रचार सभा तमिलनाडु में काम कर रही है, देखें कितनी धुनक के साथ काम कर रही है। अब 10, 20, 25 मदान्ध लोग, जी, पूर्वाग्रही लोग, दुराग्रही लोग, हाँ, अगर कोई कहीं विरोध कर देते तो उसको हिंदी का विरोध नहीं मानना चाहिए। और दूसरी बात, आप हमारे हिंदुस्तान में आइए, आप हिंदी बेल्ट में आइए, जो सम्मान लोकमान्य तिलक का है वही सम्मान महात्मा गांधी का है, वही सम्मान लोहिया और जयप्रकाश का है। जी, तुलसी जितने पूज्य हिंदी पट्टी में हैं, उससे कम पूज्य मराठा बेल्ट में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है। तो इसलिए अब आप देखिए ना, भारत की जो सांस्कृतिक तंतु है, उसकी समरसता है, वह
भारतीयता से होती जुड़ी है। और और दूसरी, हम अंग्रेजी, मैं फिर कह रहा हूँ, हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अंग्रेजी या किसी भी सामंती भाषा के माध्यम से जो शोषण हो रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। तुलसी ने क्यों रामायण हिंदी में लोक लिखा भाषा उसको, में लिखी? हाँ वही अवधि कही है, वो तो हिंदी क्यों का ही लिखा? एक अंग है। इसलिए कि सत्ता के बड़े प्रतीक, आध्यात्मिक सत्ता, धर्म आध्यात्मिक सत्ता है और राजनीतिक लौकिक सत्ता है। इसलिए तो लोहिया कहते थे कि धर्म दीर्घकालीन राजनीति और राजनीति अल्पकालीन धर्म है। तो ये लोक भाषा में क्यों न हो? हम अपने राम से क्या आग्रह कर रहे हैं, ये हमें पता क्यों न हो? हमारा वकील जज से क्या बोल रहा है, ये हमें पता क्यों न हो? दूसरी बात, हमारा डॉक्टर हमारे इलाज के लिए कौन सी दवा कागज पर लिख रहा है, यह दवा बेचने वाले को पता, दवा लिखने वाले को पता, दवा खाने वाले को पता क्यों ना हो? जी। तो मैं तो आग्रह करूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार से, देश की सरकार से और केंद्र के चिकित्सा मंत्री से और प्रांत के, अगर कभी मौका मिले तो मैं प्रांत के चिकित्सा मंत्री से मुलाकात करके उनसे आग्रह करूंगा कि आप एक एडवाइजरी जारी करें और एडवाइजरी ये जारी करें। ठीक है, आप सीधे राजाज्ञा नहीं जारी कर सकते तकनीकी कारणों से, तो आप एक एडवाइजरी जारी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सक दवाएं हिंदी में लिखें। वो कहते हैं ना कि अच्छा, मैं अपनी एक्टिवा, जिस गाड़ी से मैं चलता हूँ जो मेरी है, तो उसके नंबर प्लेट मैंने हिंदी में रखे। एक बार एक पुलिस ने रोका, कहा भाई साहब ये तो गलत है। मैंने कहा मुझे पता है गलत है, तो आपने हिंदी में क्यों रखा? मैंने कहा इसलिए रखा हूँ कि मुझे अपनी भारतीय भाषाओं से प्यार है और मुझे अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को मजबूत करने की प्रक्रिया में, मैं ट्यूनीशिया में जेल गया, मैं इंडोनेशिया में, मेडागास्कर में जेल गया, कंबोडिया में जेल गया, और भाई अगर आप भी जेल भेज दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अपना घर है। वो हंसा और कहा भाई साहब नियम के तहत आप पे जुर्माना मुझे लगाना है, लेकिन एक आग्रह है मेरा। मैंने कहा कहिए क्या आग्रह है? तो कहा ये जुर्माने का पैसा मैं दूंगा। क्या बात। और आपको मैं बता दूं, मेरी मुलाकात हुई यहाँ के परिवहन मंत्री जी से, मैंने यही आग्रह किया कि भाई साहब गाड़ियों के नंबर हिंदी में हो जाने चाहिए। बसों में 5-5 नंबर प्लेट रहते हैं, एक हिंदी में डाल दीजिए, क्या दिक्कत है? जानते हैं प्रतीकों का एक महत्व होता है, आप प्रतीकों को नहीं नकार सकते। हर शब्द का अर्थ होता है, इसलिए ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्मास्त्र को सर्वोच्च अस्त्र इसलिए माना गया, ब्रह्म माने शब्द। वो कहते हैं ना कि हाँ, तो आप तो इसीलिए हमें भाषा को, संस्कृति को अपने मजबूत करें। आप खुद सोचिए, जैसे महबूब जुदा होता है, बेटी विदा होती है, बेटी कभी दोनों में वियोग है, लेकिन बस जुदा और विदा का फर्क समझा हमने। एक विंदी जहां पे खुदा को जुदा कर देती है, मैं कहूं कि आदरणीय, अब जैसे एक ही शब्द से कितना अर्थ और कितना अनर्थ हो जाता है। जैसे अ में अन जोड़ दे तो अनर्थ हो जाएगा, ठीक विपरीत। तो इसलिए और पूरी की पूरी शब्दावली, तो हमें अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को सशक्त करना होगा। आप देखिए, रूस किस भाषा में दुनिया का सरताज बना? रूसी में बना। जापान किस भाषा में दुनिया का सरताज बना? जापानी में बना। और जिस दिन हमारे देश में हमारी भारतीय भाषाएं सशक्त होंगी, आप याद रख लीजिए, कागज पे नोट कर लीजिए, एक क्या कहते हैं, अब यह आवारा तो नहीं कहूँगा, आवारा शब्द का अर्थ का अनर्थीकरण हो गया, एक यायावर ब्राह्मण का ये कौल है, हिंदुस्तान दुनिया का वास्तविक सबसे शीर्ष सोपानों पर खड़ा हुआ देश होगा। अशफाकुल्लाह खान की वो पक्तियाँ मूर्त रूप ले लेंगी कि उसे कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा, चखाएंगे मजा गुलशन की गुलची को, बाहर आ जाएगी उस दिन जब अपना बागवा होगा। हमारा हिंदुस्तान जो आज प्रति व्यक्ति आय में 145 देशों से पीछे 146वें स्थान पर है, दुनिया में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर होगा। हम अपने बच्चों के ऊपर 3 भाषाओं का बोझ लाद रहे हैं। हमारी रोने की भाषा हिंदी, हमारे मुस्कुराने की भाषा हिंदी, हमारे झूमने की भाषा हिंदी, हमारे ज्ञान की भाषा हिंदी क्यों नहीं? हमारी लोक तंत्र की भाषा हिंदी क्यों नहीं?
आप छोटी छोटी बात देखिए, लोग दुनिया के जितने बड़े विद्वान हुए, तुलसीदास क्या अंग्रेजी बोलकर हुए? लता मंगेशकर, ये बड़े नाम मैं ले रहा हूँ, ये छोटे मोटे कलेक्टर देश के बड़े लोग नहीं होते। बड़ा आदमी वो होता है जो अपने नाम से जाना जाए, किसी की भाषा अंग्रेजी में। मोक्षगुंडम सबसे बड़ा इंजीनियर, सबसे बड़े नेता हमारे गांधी, नेहरू, लोहिया, ठीक है इन्होंने किताबें अंग्रेजी में लिखी, लेकिन ये सब भारतीय भाषा। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस भाषा में हम वोट मांगते हैं उस भाषा में शासन क्यों नहीं चलाते? क्या यह लोकतांत्रिक तकाजों के साथ अन्याय, दोहरा रवैया नहीं है? नहीं, अन्याय है। दोहरा रवैया तो छोटी बात हो गई, तभी तो अन्याय है। एक बात सर, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ। दुनिया में कहीं भी बच्चा पैदा होता है, वो रोता हिंदी में। पैदा होते ही पहला काम करता है दुनिया का हर बच्चा हिंदी में रोता है। आप अंग्रेजी में रो के दिखा दीजिए तो मैं आपको बता दूं, जर्मन में रोवा दीजिए उसको, नहीं रो सकता। मातृभाषा नहीं, मातृभाषा नहीं है, प्राकृतिक भाषा है ह्यूमन बीइंग की। करेगा तो आप लिख देंगे, लिखिए अंग्रेजी में, कभी नहीं लिख पाएंगे। कुत्ता हिंदी में भौंकता है, बिल्ली हिंदी में म्याऊं करती है। मतलब प्राणी मात्र की भाषा। जब पेड़ हवा के झोंकों से हिलता है तो उसकी भाषा हिंदी होती है, और जब नदी बहती है तो उसकी भाषा हिंदी होती है। जब चिड़िया चूचू करती है तो उसकी भाषा हिंदी होती है। तो संयुक्त राष्ट्र में ये भाषा क्यों नहीं? यह सवाल आप मुझ जैसे फकीर से क्यों पूछ रहे हैं जिसने जीवन दे दिया? आपको मैं बता दूं, जब मैंने पहली बार मांग की थी, आपके माध्यम से हमें बात करने का अवसर मिला, और आपसे हम कहेंगे तो बात दूर तक जाएगी। देखिए, जब पहली बार मैंने हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने की मांग की थी जी, तो हड्डियां कसी हुई थी जी, तरुणाई थी जी। आज उम्र के पायदान पे पहुंच गए, हड्डियां ढीली हो गई, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने सुनी ही नहीं। मैंने उनसे कितनी बार कहा, चिट्ठी लिखकर कहा, उनके व्हाट्सएप पे कहा, उनको ट्वीट किया कि प्रभु हिंदी के लिए ही बोलो, हिंदी में तो बोलो। लेकिन क्या किया जाए, वो तो मायावी है ना। वो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी के लिए, बस ये बात खत्म हो जाने दीजिए, वो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी के लिए एक शब्द नहीं बोलते, और भारत में उनको हिंदी पुत्र, हिंदी के प्रबल पैरोकार, क्या क्या विरुद्ध दिए जाते हैं। एक शब्द अगर हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदी में के लिए बोल दें तो भारत माता झूम कर, महाराष्ट्र में झूम कर गुनगुना उठेगा। पता नहीं क्यों। मैं देखिए, फिर हम कहते हैं सर, आपकी एक बात पे पहले मेरा ऑब्जेक्शन नोट करिए, आप दो ऑब्जेक्शन करिए, फिर आप कहिए कि तब जो है मांसपेशियां तनी हुई थी हाथ की, मतलब आज ढीली हो गई हैं। जितने बड़े काम हो रहे हैं इस धरती पे, और जिनकी हड्डियों से मांस छोड़ रहा है, वही लोग कर रहे हैं। इसलिए अभी आपका आंदोलन जारी रहेगा। आप पुतिन साहब को देख लीजिए, चाहे जितना जिम जाए, छू लीजिए तो ढीला मिलेगा। मोदी जी को देखिए, छू लीजिए ढीला मिलेगा, चाहे जितना मेडिटेशन कर ले। ट्रंप को देखिए, तो ये लोग तो बड़ा काम कर रहे हैं। अभी तो आपकी उम्र ही क्या है? उम्र देखिए, उम्र तो है और है, लेकिन देखिए 25 साल कम नहीं होते सर। 25 साल कम नहीं होते। मैं 25 साल से हर साल यूएनओ के दफ्तर जाता हूँ जी, और दुनिया में कहीं भी जाता हूँ वहाँ यूएनओ के दफ्तर में जाके ज्ञापन देता हूँ जी। कहीं कहीं ज्ञापन देने की प्रक्रिया में गिरफ्तारियाँ भी हुई। लेकिन चलिए, वो कहते हैं ना कि मंजिल के जुस्तजू में मेरा कारवां तो है, और हर बार वो कहते हैं कि देखते हैं सितम की इंतहा क्या है, और या तो यह लड़ाई लड़ते लड़ते ईश्वर मुझे जन्नत नसीब करेगा, और या जीत के मुस्कुरा के। जी, अब ये लड़ाई ऐसा नहीं कि मेरी लड़ाई शहीद बनेंगे या गाजी। हाँ,
शहीद बनेंगे या गाजी, नहीं गाजी भी बनने की तमन्ना नहीं है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँ जी जिस भाषा ने मुझे पहचान दी है, जी भाई है क्या हमारे पास, एक माँ है जिसने जी। पैदा किया, 9 महीने कोख में अपने रख कर पैदा किया, जी जिसे हम भगवान को तो हमने नहीं देखा, वो माँ ही तो भगवान है। जी दूसरा, जैसे हमारे यहाँ 3 देव का है ना, त्रिदेव, त्रिदेव। त्रिनेत्र, त्रिकाल, जी। तो वैसे हमारी 3 भगवान हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। एक माँ। वो माँ जो जन्म देती है, एक ये माँ, एक वो माँ जिसकी गोद में हम आखिरी जन्म तो हम एक माँ के कोख से लेते हैं, हाँ, और मृत्यु के बाद उस माँ के कोख में कोख जाते में हैं। जाते हैं। मुसलमान हैं तो दफनाए गए, हम हिंदू हैं तो हैं जलाए तो गए। जलाए गए, तो भी तो उसी माँ की कोख में जाते हैं। जी। और तीसरी माँ कौन है? हमारी भाषा, भारत। जी इसीलिए मातृभाषा कहते हैं। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे, जी तो जननी जन्मभूमिश्च के साथ साथ जननी जन्मभूमि जन्म भाषाश्च स्वर्गादपि गरीयसे है। तो यह हमारा कर्तव्य है, जी हिंदी के लिए लड़ना, हिंदी के लिए खड़ा होना। अच्छा ये बताइए, जी जिस डॉक्टर लोहिया उस दौर में तमिलनाडु गए जब हिंदी विरोधी आंदोलन चरम पर था, पत्थर खाया, जी। आज़ादी का नायक आज़ादी हिंदुस्तान में पत्थर खाता है, हम लोग इतना नहीं कर सकते कि अपनी गाड़ियों का नंबर प्लेट हिंदी में रख सकते हैं? और मैं दक्षिण भारत की यात्रा पर गया था, जी आपको बताते हुए मैं बहुत प्रसन्नता के साथ बता रहा हूँ, तमिलनाडु, बंगलौर, हैदराबाद, आप इन जगहों पे जाइए, मुझसे नाम नोट करके जाइए, यहाँ पर तीनों भाषाओं में पट मिले। कहीं कहीं तो अंग्रेज़ी नहीं मिली, हिंदी और दूसरी जो हमारी भारतीय भाषाएं थीं, तो हमारी जो अन्य भाषा, जैसे हिंदी अगर हमारी माँ है तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगला, ये हमारी माँ सी है। एक बच्चा जितना अपने माँ से प्रेम करता है उतना ही माँ सी से भी इसलिए प्रेम मौसी करता कहते हैं, है। मौसी से भी प्रेम करता है। लेकिन आजकल लोग भाषा के नाम पर एक तरह का विकृति पैदा कर रहे हैं, दरअसल वही देशद्रोह कर रहे हैं। अंग्रेजों ने भारत की संस्कृति को कमजोर करने के लिए एक कुचक्र रचा जिसमें भारतीय भाषाओं के प्रति हीन भाव कर दिया, सर हीन भाव रख दिया, और वही एक कारण है। आप देखिए बड़े लोग, चंद बड़े लोगों के अलावा अंग्रेजी बोलता कौन है? क्योंकि वही चंद बड़े लोग वो हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर हैं, तो लगता है कि देश पे अंग्रेजी का राज है। नहीं, आप फिल्में देखिए, मुझे ठीक से याद है कि जब मैं बचपन में फिल्में बहुत देखता था, आज भी बहुत देखता हूँ, तो फिल्मों में जब नाम लिख के आता था तो अंग्रेजी में ही आता था, जी अब हिंदी में आते हैं। अभी मैं दक्षिण भारत की फिल्म देखा, उसमें नाम सारे हिंदी में थे। तो इसलिए हिंदी धीरे धीरे मजबूत हो रही है और लोकतंत्र मजबूत हो रहा है साथ साथ। जैसे आपके दौर में, आपके बचपन में आप देखे होंगे, अगर दरोगा जी गांव से निकल जाते थे तो गांव के सारे दरवाजे बंद हो जाते थे। आज कप्तान साहब आए और जाए, किसी को फर्क नहीं पड़ता, अपराधी भले छुपे, कोई नहीं छुपता। यह है लोकतंत्र की मजबूती। तो अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है, भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करना है, भारत को मजबूत करना है, तो सभी भाषाओं को मजबूत करना होगा, जापान की तरह से। और ये काम बहुत कठिन नहीं है। कठिन नहीं है। अच्छा, जब नेपाल जैसा छोटा देश जी। अपने यहाँ गाड़ियों का नंबर देवनागरी यानी नेपाली में कर सकता है, तो हम लोग नेपाल से तो गए गुजरे नहीं है। अर्थव्यवस्था में, तमाम चीज़ों में तमिल नेपाली से बड़ी भाषा, बंगला नेपाली से बड़ी, जो हमारी 14 भाषाएं हैं। अब लोग ये कहते हैं कि साहब अगर वो मतलब ये होगा तो वो होगा, अरे कुछ नहीं होता है। अचानक मुगलिया सल्तनत पलट गई, ब्रिटानिया हुकूमत आ गई, क्या हुआ? कुछ नहीं। ब्रिटानिया हुकूमत अचानक पलट गई और हमारी सल्तनत आ गई, क्या हुआ? बहादुर शाह जफर ने लिखा है, ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां बोल कर उड़ जाएंगे। परिवर्तन सतह पर धीरे धीरे होता है। देखिए, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, जी, लेकिन एक मेरे मन में कांटा है।
वो निकालिए। एतद् द्वारा सर्व सभी को यह सूचित किया जाता है, उसका भी कोई कठिन सी अंग्रेजी है, हिंदी है। जी। अब एतद् माने क्या होता है? अब मुझको लगता है कि अगर 100 लोगों से पूछा जाए, आप तो विद्वान आदमी हैं, आप बता देंगे, लेकिन 100 में से 99 आदमी नहीं बता पाएगा। तो जरूरी क्या है? नहीं, एतद् द्वारा क्यों जरूरी है, ये सरकार क्यों नहीं समझती? आपकी भी सरकार आएगी, आपका भी टेंडर निकलेगा, उसमें भी एतद् द्वारा रहेगा। हटा दीजिए ना, यही तो हमारी मांग है। तो भाई यही तो हमारी, आप बैंक को बैंक कहिए, कोई जरूरी है कि अधिकोषण या अधिविकर्ष कहें? हाँ, बैंक को आप अमेरिका को अमेरिका ही तो बोलते हो। आप पेंडुलम को पेंडुलम कहिए, लोलक बोलने की क्या जरूरत है? हाँ, या तो लोलक को चर्चित करो, या नहीं भाई तो लोलक देखिए, लोलक शब्द में 3 अक्षर हैं। हाँ, अक्षर तो 2 ही होंगे, ल और क, हाँ, मात्रा 1 है। तो पेंडुलम से तो आसान है, लेकिन पेंडुलम इसलिए हमको आसान लग रहा है कि हमने पेंडुलम बोलने को चलन मिला दिया। चलन में ला बस दिया आप है। लोलक को चलन मिलाइए, एक चीज। और अगर आपको लगता है कि बैंक आसान अरे है, तो भाई, बैंक बोलिए। लोलक को हम दर्जा 8 तक जो है ले आएंगे, इंटर तक ले आएंगे, और वो लड़का तो बीएससी भी करेगा, एमएससी भी करेगा, पेंडुलम ही इंजीनियरिंग बोले भी भाई, करेगा। पेंडुलम ही बोले, क्या नुकसान तो है? तो ये कौन बोले? क्यों लिखी जाती है फिजिक्स की किताब, भौतिकी की किताब क्यों कही जाती है? भाई फिजिक्स की कहिए ना। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, व्हाट इज प्रॉब्लम? आप देखिए, आप रेल ही रहने दो, स्टेशन को स्टेशन ही रहने दो। स्टेशन है, आप लोहिया का भाषा विमर्श पढ़िए जी, सवाल देखिए 2 चीज। नहीं है, लेकिन जो आपका आधिकारिक अनुवाद है उसमें तो नहीं है। इन अधिकारियों को देखिए, मैं आपको सर, आधिकारिक अनुवाद जो है अधिकारियों ने नहीं किया है, ये सरकारों ने कराया है, और सरकार इस गलती को ढो रही है 75 साल से। तो एक आंदोलन ये भी होना चाहिए कि सरकारी कामकाज की भाषा को एकदम से जो है तत्सम न रखें। बिल्कुल देखिए, सरकारी कामकाज की भाषा, मैंने आपसे क्या कहा जी, जिस भाषा बोली, मैं और आगे बढ़ जाता हूँ, लहजे में जी, वोट मांगे जाए, हाँ, वोट से जीतने के बाद जब सरकार बनाई जाए, जी, तो सरकार द्वारा, सरकार के नियंत्रण में चल रही सभी शासन और प्रशासन की भाषा वही हो जिस भाषा में वोट मांगा गया है, जिसको लोक भाषा कहते हैं। हाँ, जैसे मुझे कहना है मैं बैंक जा रहा हूँ, हाँ, कह दिया। हाँ, अब मुझे क्या कहने की जरूरत है कि मैं अधिकोषणीय अधिविकर्ष की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। सामान्य भाषा, हिंदी बहुत बड़ी भाषा है। और अभी भी मैं आपको बता दूं, यह हिंदी के सबसे बड़े गद्य लेखक जी, मुंशी प्रेमचंद, इसमें कोई आपको शक? मैं गद्य की बात कर रहा हूँ, छोड़िए, गद्य को और छोटा कर देता हूँ। उपन्यास के सबसे बड़े नाम मुंशी प्रेमचंद। अब अगर कोई व्यक्ति सिद्ध है तो उसकी वाणी भी तो सिद्ध होगी। सिद्ध कोई ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। सही बात है। उन्होंने कहा है कि जब सतित्व और अस्तित्व में एक का चयन करना पड़े तो अस्तित्व का चयन करो। हिंदी का अस्तित्व सब में है। जैसे मैं समुंदर हूँ, मैं क्या बता पाऊंगा मुझ में कब कहाँ किसने कितना मिलाया पानी। क्या बात है। आप तो साहित्यिक पृष्ठभूमि के हैं, तो हिंदी को हिंदी रहने दीजिए ना महाराज। और देखिए, और हिंदी का मूल जो हमारा जो तत्व निकलता है, जो हमारा आध्यात्मिक पहलू है, जो हमारा आत्मिक पहलू है, जो हमारा दार्शनिक पहलू है, वो तो संस्कृत है। वही से तो सभी भारतीय भाषाओं का सभी संस्कृत भारतीय। है। अब उसमें क्या लिखा है? उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। तो सबके ज्ञान को संग्रहित करिए ना। तो इसीलिए, लेकिन मूल, अब जैसे मुझे एक वाक्य कहना है जी, मैं पेन खरीदूंगा, ठीक, मैं स्टेशनरी से पेन खरीदूंगा, ठीक, कौन सी भाषा? दोनों हिंदी है। अब एक शब्द स्टेशनरी, एक शब्द पेन अगर अंग्रेजी में होगा, इसलिए भाषा जो है ना मूल होता है। देखिए, जैसे उदाहरण सोचिए, मैं जैसे मान लीजिए मेरे पूज्य पिताजी को मैं बुला रहा हूँ, पापा सुनिए। हाँ, तो पापा तो अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी भी नहीं है।
तो लेकिन ये भाषा कौन सी मानी जाएगी? हिंदी मानी जाएगी। सुनिए के नाते ना। हाँ, अब एक शब्द के नाते आप अंग्रेजी तो कह नहीं देंगे, तो इसीलिए देखिए हिंदी व्याकरण तो अप्लाई हिंदी का ही हो सब जाएगा, जहाँ पे सब वो करिए। हिंदी हो और जाएगी। हिंदी का आधिकारिक प्रयोग लोक जीवन में करिए। जी, अगर आप लोक जीवन में हिंदी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आप हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों के अपराधी हैं। जी, आज़ादी की लड़ाई अंग्रेजी में नहीं लड़ी गई, हिंदी में लड़ी गई, मराठी में लड़ी गई, बंगला में लड़ी गई और सबके द्वारा मिलकर लड़ी गई। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, जी जैसे एक किसी से मैं बात कर रहा था, कांग्रेस के नेता थे, तो हमने कहा जो तू तड़ाक की भाषा राहुल गांधी जी बोलते हैं, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा एक्सक्यूज दिया कि हिंदी में यू का मतलब क्या होता है? जी तू होता है। हिंदी में आप तो नहीं होता, और आप भी होता होगा, लेकिन जब वो मोदी को तू बोलते हैं, मोदी को डंडे मारेगा, तो हिंदी बढ़िया वाली हिंदी में बोले, लेकिन सोचे अंग्रेजी में। अब आप देखिए दो चीजें हैं, फिर वही सर, संसदीय भाषा का स्तर जो हो रहा है, हम लोग हमेशा सुनते थे कि संसदीय भाषा का प्रयोग करें। आज की डेट में मंच से तो प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है माँ बहन की, तो कुछ दिन संसदीय भाषा नहीं हो जाएगी माँ बहन की गाली देने वाली? चीजें हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जी। एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ जी, और लंबा समय समाजवादी पार्टी के संगठन के पदाधिकारी के रूप में बिताया, जी, और मैं राजनीति को ईमानदारी से की गई राजनीति को जी, मैं वाकई कह रहा हूँ और बड़ी गंभीरता पूर्वक कह रहा हूँ। जी, सिद्धांत और ईमानदारी के साथ अगर कोई व्यक्ति राजनीति कर रहा है तो तो वह इस उपासना कर देश रहा का ऋषि है, है, उपासना कर रहा है वो। वह उपासना कर रहा है। आप हमारे किसी महान ऋषियों से छोटे नाम गांधी, नेहरू, लोहिया, अम्बेडकर, जयप्रकाश नहीं है। मूर्तियां या तो भगवानों की बनती हैं या महान महामानवों की बनती है। तो राजनीति बुरी नहीं है। नहीं, जो लोग राजनीति कहते को हैं कि बुरी तो राजनीति बुरी है, माफ कीजिएगा, वह इस देश, इस समाज को गाली दे रहे हैं। राजनीति में कुछ लोग भ्रष्ट हो सकते हैं, नहीं तो राजनीति थोड़ी भ्रष्ट है। राजनीति में कुछ लोग बुरे हो सकते हैं, आप उनको साफ कीजिए। जी, आप उनको साफ कीजिए ना। एक चीज़ और जहाँ तक आपने आदरणीय राहुल जी की और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में बात बोली, तो मैं शुरू से ही इसका पक्षधर रहा हूँ और हर बड़ा नेता इसका पक्षधर रहा है, हर सच्चा राजनीतिक व्यक्ति इसका पक्षधर रहा है कि राजनीतिक व्यक्ति को खूब पढ़ना लिखना, भाषा की मर्यादा और खूब पढ़ना सूचिता। लिखना चाहिए, शब्द ज्ञान उसके होने चाहिए, जी, और हमेशा जब भी आलोचनाएं हों जी, वैयक्तिक न हो, जी, नीतिगत हो। नीति। मुझे लगता है कि मेरे एक एक पत्र और मैं जितनी आलोचनाएं प्रधानमंत्री जी की करता हूँ, जी, जितनी कटु आलोचनाएं करता हूँ, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं दीपक मिश्रा को उठा के जेल भेज देता। लेकिन शब्द अच्छे होते हैं, मर्यादित होते हैं, आलोचनाएं कठोर होती हैं। आप नेहरू के जब नेहरू की आलोचनाएं लोहिया करते थे, आप देखिए, लेकिन व्यक्तिगत जीवन कैसा होता था। किसी ने पूछा कि लोहिया बीमार पड़ोगे तो आप तो फक्कड़ आदमी, आपका इलाज कैसे कहे नेहरू करेंगे? कहे नेहरू के घर। तो अब ये देखिए, तो राजनीति जो है ना, दरअसल हुआ क्या कि अब राजनीति में दुर्भाग्य से वो लोग आ गए जिनको न विचारधारा से कोई सरोकार है, जी, जो अराजनीतिक लोग हैं, जी, और वेल रेड भी नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठेकेदारी करते हैं, पैसा कमा लिया, जमीन बेच लिया और ये सब करके पैसा आ गया, टिकट दिया, विधायक बन गए, मंत्री बन गए और राजनेता हो गए। अब राजनीति में राजनीतिक लोग कम हैं, और ये सिर्फ राजनीति की ही व्यथा नहीं है, जी, यह व्यथा पत्रकारिता की भी है। ये भी बात सही है। आज इतनी किताबें छप रही हैं, आप किसे आप साहित्य कह सकते हैं? आप फिल्मी गाने देखिए, मैं एक गाना आया था, मेरे गुरु कैफी आजमी ने लिखी थी,
कर चले जा फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। एक मुसलमान लिख रहा है जी। भारत की खूबी मैं बता रहा हूँ। एक मुसलमान क्या लिख रहा है, छूने पाए न सीता का दामन कोई, तुम ही राम तुम ही लक्ष्मण साथियों। बताइए कोई हिंदू ऐसा लिख सकता है? नहीं, मुसलमान तक और तो सुनिए, फिर भी सही है। रसखान कम्युनिस्ट लिख रहा है। नहीं, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ये तो आइडियोलॉजी है ना। मैं फिर कह रहा हूँ जी। ना, आइडियोलॉजिकल लीडर, खराब से खराब आइडियोलॉजिकल लीडर और बड़े से बड़े नॉन आइडियोलॉजिकल लीडर से अच्छा होगा। बिल्कुल। उदाहरण के तौर पर तो आज के गाने आप देख लीजिए, पिक्चर खत्म हो नहीं कि गाने भूल गए। आप मैं एक बात बताऊं, आप देखिए एक शब्द है प्रेम, हिंदी की बात चलिए, हिंदी भावनाओं, कोई भी भाषा भावनाओं से चलती है। अब देखिए मैं सिनेमा को भी साहित्य जैसा ही समझता हूँ। हाँ, सेलुलाइट पे कमों में लिखा गया। साहित्य ही है। नहीं, वो बस हाँ, कलम अच्छा का है, अंतर बुरा है। अलग विषय है, छोड़िए। तो अभी गाना आया था, युग युग से हम गीत मिलन के गाते रहेंगे। क्या बात है। प्रेम का भाव है जी बिल्कुल। प्रेम माने प्रेमी प्रेम का ही नहीं, प्रेम तो प्रेम प्रेम है, देश प्रेम प्रेम है, भाव। तो अब युग युग से हम गीत मिलन के गाते रहेंगे, ये एक भावना है प्रेम का। इसका विस्तार कितना है? असीम, असीम, युग युग कम पड़ गए, अनंत अनंत जी। फिर वही देखिए भाव का संकुचन कैसे होता है। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। यानी एक नाम कितना जिएगा? 100 बरस, 80 बरस जी। युग युग का विस्तार 100 बरस में आया जी। और आज देखिए एक रात में सिमट के रह जाता है। कोई रात का नहीं, कोई रात मेरे साथ गुजार, सुबह तक करूंगा प्यार। ये है सामाजिक और यह है समाज का गिरना। ये तब गिरता है जब भाषा का क्षरण होता है, जब भावनाएं संकुचित होती हैं। जब डॉक्टर लोहिया का और अल्बर्ट आइंस्टीन का संवाद आपने पढ़ा होगा, हैरी सोफोर्ड की किताब है लोहिया ने अमेरिका मीट। अब देखिए मैं अंग्रेजी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो उसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं, भाषा है। और तो उस किताब में लोहिया और आइंस्टीन का संवाद है जी। उसका निष्कर्ष जानते हैं क्या है? पूंजीवाद का असली खतरा ये नहीं कुछ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वो कहते हैं ना कि जिस अल्लाह ने तुझको ये हंसी सूरत दी है, उसी मौला ने मुझको मोहब्बत दी है। मतलब जिस भगवान ने एक पेट दिया है, उन्हीं भगवान ने 2 हाथ भी दिए हैं। भूखों नहीं मरेगा कोई, जरा सा कर्मशील होगा। हुआ क्या कि पूंजीवाद का असली खतरा यह नहीं है कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी। पूंजीवाद का यह भी खतरा नहीं है कि असंतोष बढ़ेगा। ये खतरे हैं, पर ये खतरों का बाई प्रोडक्ट है, जिसको वो कहते हैं। तो असली खतरा है संवेदनाओं का सिमट जाना। जब मैं छोटा था, मुझे याद है, मुझसे पूछा जाता था, जब घर के कोई परिवार आते थे, फूफा आते थे, कोई आया, बेटा क्या हाल है परिवार का? मैं बताना शुरू करता था, बड़की दीदी का ये है, जीजा वहाँ गए हुए हैं, और भाभी बीमार हैं, और बड़के चाचा मतलब मॉरिशस गए हैं। तब आता था जी अपने, तब आके फिर अपने पिताजी अपनी माँ का हाल बताता था जी। आज फैमिली का मतलब क्या हो गया? एक बीबी, एक पत्नी, सुनिए, एक पत्नी, और यदि बच्चे हुए तो 1-2 बच्चे। हम सिमटते जा रहे हैं सर, और हम इसलिए सिमटते जा रहे हैं कि हम पे अंग्रेजी का हमारे दिमाग पे इतना बड़ा प्रभाव हो गया कि हम अंग्रेज बन नहीं पाए और हिंदुस्तानी रह नहीं पाए। असली समस्या ये है। इसलिए हम जैसे लोग जो चंद किताबें पढ़कर सियासत में आए हैं, जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश को आदर्श मानकर राजनीति में आए हैं, बेचैन होते हैं अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने समाज की बेहतरी के लिए। देखिए, ये जो रीडिंग हैबिट भी तो ऑलमोस्ट ख़त्म होती जा रही है। इसके भी बड़े दुष्प्रभाव आने वाले हैं बहुत जल्दी हमारी पीढ़ी पे। एक तो रीडिंग हैबिट खत्म होने का जो सबसे बड़ा नुकसान होगा जी, आप अपनी महान विरासत से नहीं परिचित हो पाओगे जी। जब आप जानोगे ही नहीं तो मानोगे क्या कि आप क्या हो? आप देखिए, मैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी को पढ़ रहा था, उनकी किताब है राष्ट्रवाद, और भी इनकी किताब पढ़, वो कहते थे कि प्रकृति के साथ कुछ पल बिताओ,
जी यूरोप में एक आंदोलन चल रहा है जिसको कहते हैं कि गो बैक टू नेचर। इसीलिए पुराने ज़माने में बच्चों को जंगल भेजा जाता था। जी ऋषि वहीं पढ़ाते थे, वहीं वो राजमहल में भी तो पढ़ा सकते थे। तो होता क्या है कि जब हम पेड़ के साथ रहेंगे तो हम पेड़ से धूप सहकर दौरों को छाया देना सीखते हैं। जी नदी माँ गंगा बहती है, अब वहाँ अगर राजा पानी पी रहा है तो उसको भी उंगली भर देंगी, और राजा का नौकर भी पिएगा तो उंगली भर देंगी। हमने समदर्शिता सीखी नदी से, जिसे हम समाजवाद भी कह सकते हैं। समाजवाद कह सकते हैं। अब हम किसके बीच में रहते हैं? मोबाइल के बीच में रहते हैं, एसी के बीच में रहते हैं। अब एसी हमें क्या सिखाएगा कि गर्मी रहे तो सर्दियों में सर्दी कर लो, और सर्दी रहे तो गर्मी गर्मी कर लो। मौसम से लड़ना क्या एसी सिखाएगा? मौसम से हारना सिखाएगा। बिल्कुल, मौसम के प्रति, मौसम के सामने सरेंडर करना जी एसी सिखाता है। एसी सिखाता है। और मौसम से लड़ना हमें समुंदर सिखाता है। हम जिसके बीच में रहते हैं वैसे हो जाते हैं। तुख में सोहबत असर, ये फारसी की कहावत है। तो मैं फिर ये कहूँगा और बार बार कहूँगा कि अपनी भाषा में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। छोटे मोटे काम करके हम देश की सेवा कर सकते हैं। हम अपनी गाड़ियों का नंबर हिंदी में रखते हैं। हम डॉक्टर के पास जाएं, अच्छी अंग्रेजी के बावजूद भी डॉक्टर से कहें कि डॉक्टर साहब ये दवा का नाम कृपया हिंदी में रखिए। हमारी आपकी मातृभाषा हिंदी है, डॉक्टर शर्म से कर देगा। हम सच को सच कहना भूल गए हैं। हमारे दीपक मिश्रा जी हिंदी की गठरी लेके निकले हैं राजपथ पर। शिकायत है कि मोदी जी ने अब तक नहीं सुना। सुनेंगे लेकिन जनता मनता नहीं, आप ही की सुन लेंगे। कोई इंकलाब थोड़ी लाना है, ये तो प्रेम का विषय है, प्रेम से हल होना है। और गडकरी जी तो बहुत तेज है काम करने में। गडकरी जी बहुत तेज है काम करने में, और उनसे तो उम्मीद की ही जा सकती है कि स्कूटर का नंबर देवनागरी में हो जाए, कार का नंबर देवनागरी में हो जाए, ट्रक का नंबर बेशक चलने दें, अभी कुछ दिन तक धीरे धीरे कर दें। और देवनागरी का ही अगर हिंदी न सही, देवनागरी का ही अगर प्रचार पूरे देश भर में हो जाए, तो तमिल को भी अगर देवनागरी में लिखा जाना शुरू हो जाए, एक सर्टेन जो है सीमित शब्दों में ही, ताकि आम बोलचाल में अगर हमने देवनागरी में लिखा हुआ तमिल भाषा का नमस्कार पढ़ा है तो हम तमिल में क्यों नहीं जाके बोल देंगे। तो अगर हिंदी का आप प्रचार जरूर करें, और हिंदी जितना जोड़ेगी हमको, और सच पूछा जाए हिंदी तो वो तंतु है जो अदृश्य रूप से हमको जो है बांधे हुए है, सरकार प्रयास करे या ना करे। हिंदी तो हमारी भाषा है, हमारी आत्मा है, और वो रहेगी। अगर सरकार प्रयास करेगी तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, और न करे तो हिंदी किसी सरकार की मोहताज नहीं है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हिंदी का डंका गूंजेगा। आप अमीर आदमी तो बनिए, अमीर आदमी की भाषा सब सुनते हैं। अमीर आदमी अगर जो है अंगोछा पहन के घूमता है तो आधा गांव अंगोछा पहन के घूमेगा, क्योंकि वो अमीर आदमी कर रहा है। मैं पूंजीवाद का विरोधी नहीं हूँ, किसी भी दशा में नहीं हूँ। चौथी इकोनॉमी बनिए, तीसरी इकोनॉमी बनिए, मजबूत पावर बनिए, गन पावर मजबूत करिए, मसल पावर मजबूत करिए। आप सुरक्षा परिषद के सदस्य भी बनेंगे, और आपकी हिंदी जो है संयुक्त राष्ट्र में भी गूंजेगी। मांगने से कुछ नहीं मिलता। आप चिट्ठी लिखिए हिंदी में, वो जवाब देता रहे अंग्रेजी में। आपका आज की टेक्नोलॉजी के ज़माने में ये तो बहुत कृतज्ञ काम कर रहे हैं, और ये अपराध की श्रेणी में आता है संयुक्त राष्ट्र के
इतने ट्रांसलेशन के विकल्प मौजूद हैं, आप क्यों नहीं हिंदी में जवाब दे सकते हैं? और कौन सा कोफी अन्नान को चिट्ठी लिखनी होती है, उनके सेक्रेटेरिएट में जो है क्यों नहीं हिंदी का आदमी है, हिंदी का ट्रांसलेटर क्यों नहीं है? हिंदी विभाग खुला है। हिंदी विभाग खुला है, तो धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन आप साहब, मैं हिंदुस्तान की जहाँ तक बात जानता हूँ, वो तीसरी, आज देखिए आप संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में नहीं भी हैं, तो वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स छापता है आपको कि 4 महाशक्तियों में से 3 चीन में है। तो आप महाशक्ति तो हो, आप सुरक्षा परिषद में हो या नहीं हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस आप जो है एक 7वां दरवाजे पे भीम की तरह गदा प्रहार करिए और तोड़ डालिए जो है चक्रव्यूह को, और आप जीतेंगे। हिंदी जीतेगी, देश जीतेगा, और इस मामले में किसी पार्टी का कोई मतभेद नहीं है। हम सब एक हैं। तो जब हम सब एक हैं तो हो जाए हिंदी। जय हिंदी, जय हिंद, नमस्कार। वो है ना कि अब तो इस रात का ढाना है जरूरी जी, ये काम मगर मुझसे अकेले नहीं होगा। क्या बात। सबको साथ चलना होगा हिंदी और हिंदुस्तान की सशक्तिकरण के लिए। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय भारत। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रिय छोटे भाई ही हैं मेरे ख्याल में। यही है, अल्लाह ने आपको बड़ा बना दिया, बड़ा बना दिया। तो हमारे दीपक मिश्रा जी का बहुत बहुत आभार। और हमारे शब्द रंग के साथियों, चैनल को बढ़ाइए। हमारी बात दूर तक पहुंचाने में आपका हाथ और आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। नमस्कार एक बार पुनः। धन्यवाद।